हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुमेश मोंगा, आपका मेंटर, आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे कहिए कि वंशागति के आणविक सिद्धांत, आणविक आधार क्या है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वंशागति के आणविक आधार को। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, अर्थ संरक्षी डीएनए प्रतिक्रिया, जिसको साबित किया था मैथ्यू मिशेल्सन और स्टॉल ने। मैथ्यू मिशेल्सन और स्टॉल ने कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को साबित कर दिया था कि डीएनए की प्रतिकृति जो होती है वो अर्थ संरक्षी होती है। अर्थ संरक्षी का क्या मतलब? अर्थ संरक्षी का मतलब ये है कि ये हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड डीएनए अकॉर्डिंग टू द वॉटसन क्रिक कैसा है? डबल रज्जु है, हेलिक्स। इसमें ये राइट हैंडेड हेलिक्स, डबल हेलिकल राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। इसमें दो इसमें स्ट्रैंड है और वो राइट हैंडेड हेलिकल दिखाएंगे, दक्षिणावर्त घुमाव दिखाएंगे। ये जो हमारे रज्जुक हैं ये दोनों थोड़ा अलग हो जाते हैं और इन पे नया स्ट्रैंड बन जाता है। इस तरह से जो डीएनए बनता है, संतान में जो डीएनए आता है उसमें एक तो पुराना रज्जुक अपनी जनक कोशिका का और एक नया बना रज्जुक होता है। इसी तरह से दूसरी संतान कोशिका में जो आएगा डीएनए, उसमें एक तो पेरेंटल जनक रज्जुक और दूसरा न्यूलीफॉर्म रज्जुक होता है। इस तरह के रेप्लिकेशन को, प्रतिक्रयन को हम लोग अर्ध संरक्षी प्रतिक्रयन कहते हैं। अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन, ठीक है जी। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं। ये चीज़ मैथ्यू मिशेल्सन ने साबित कर दी थी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अगर आपका नहीं है तो लास्ट लेक्चर मेरा देख लीजिए, वहाँ पे उसको क्लियर किया गया है। सजीव कोशिकाओं में जैसे ई कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरकों के समूहों की आवश्यकता होती है। लाइव लिविंग कोशिका सेल्स जो है, लाइव सेल्स जो है, उसमें प्रतिकृति हेतु रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहला वाला तो एमसीक्यू यहाँ से बनता है, मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज, कौन सा मुख्य एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट या रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका जवाब होगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है, ठीक है। यहाँ से एक आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन कवर हुआ। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करके, तो डीएनए का वो रज्जुक जिसके उपयोग करके इसके समानांतर, इसके विपरीत एक नया रज्जुक बनाया जाता है। तो जिस पे आपका जिसका आधार बेस बना के आप नया रज्जुक बना रहे हैं वो डीएनए टेम्पलेट कहलाएगा। तो डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलन को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है, काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी ज़बरदस्त है, प्रभावी है, दबंग है, क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलन को उत्प्रेरित करता है। क्योंकि बहुत ही शॉर्ट समय में एक बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड को बहुलक कर देता है, असेंबल कर देता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है हाईली एफिशिएंट है, बहुत प्रभावी है। कल्पना करो कि ई कोलाई में, करो कल्पना करो कि ई कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अपने इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया है कि ई कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर है। और ह्यूमन सेल में, ह्यूमन जीनोम में, सिंगल जीनोम में 3.3 × 10⁹ और डिप्लॉयड सेल में 6.6 × 10⁹, ठीक है, होते हैं। साई X174 में याद कर लीजिएगा ये सारी बातें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। इसकी तुलना, तो ये है हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ बेस पेयर सॉरी। ई कोलाई में बेस पेयर कितने हैं? 4.6 × 10⁻⁶। इसकी तुलना मानव के द्विगुणित संख्या क्षार युग्म से करो। और ह्यूमन बीइंग में हम लोग को डिप्लॉयड सेल में कितने मिल रहे हैं बेस पेयर? 6.6 × 10⁹, जिसमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। 18 मिनट में इनका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता। 4.6 × 10⁶ बेस पेयर को असेंबल कर दिया जाता। इतने बेस पेयर असेंबल हो जाएंगे, जिनमें प्रतिकृति प्रक्रिया में पूर्ण होने में 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुलीकरण की औसत दर लगभग 2000
बेस पेयर प्रति सेकंड है। कैलकुलेट आप करेंगे कि टोटल 18 मिनट में अगर इतने उसने बेस पेयर असेंबल कर दिए तो प्रति सेकंड, पहले प्रति मिनट निकाल लीजिए, फिर उसको प्रति सेकंड में बदल दीजिए। प्रति मिनट में जो आ जाए आपका, उसको आप और डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो प्रति सेकंड आ जाएंगे नियर अबाउट 2000, अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड असेंबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने डाटा जो दिया उसको रट लेना है। 18 मिनट ध्यान में रखना है कि 18 मिनट, इट टेक्स नियर अबाउट 18 मिनट, कि लगभग 18 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो रहा है इकोलाई में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2000 बेस पेयर असेंबल हो रहे हैं प्रति सेकंड। यह केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते। तो हम लोगों ने बोला कि ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हाईली एफिशिएंट है, इसमें बहुत क्षमता है। तो ये केवल हाईली स्पीड काम नहीं कर रहा, स्पीड तो अच्छी है ही है, यह केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो हाईली एफिशिएंट का मतलब है कि हाई स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी हाई है, शुद्धता भी एकदम करेक्ट है। ये नहीं है कि 2000 अगर वो असेंबल कर रहा है तो उन 2000 में 50-100 गलत असेंबल कर दे, गलती नहीं करेगा, इतनी फास्ट करेगा, उसके बावजूद भी गलती नहीं करेगा। ए के अपोजिट टी, सी के अपोजिट जी, टी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट जी के अपोजिट सी, इस तरह से वो इतनी तेज काम करता है कि बहुत तेज़ी से काम करेगा, इसके साथ अधिक शुद्धता के साथ क्रिया को उत्प्रेरित भी करता। प्रतिकृति में किसी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन हो जाता है। अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन के समय बेस पेयर को असेंबल करने में कोई गलती हो जाएगी तो वही तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या है? सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिकी पदार्थ में कुछ चेंज हो जाना। तो चेंज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है भैया नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, नंबर बदल जाए, न्यूक्लियोटाइड के नंबर बदल जाए, या न्यूक्लियोटाइड का क्रम बदल जाए, सीक्वेंस बदल जाए, या न्यूक्लियोटाइड का टाइप बदल जाए। समझ में आई बात? नहीं आई होगी ना। मानिए डीएनए का स्ट्रैंड हम लोगों ने बोला 6.6 × 10⁹, तो या तो नंबर बदल गए, 6.9 हो गए इंटू 10⁹, नंबर बदल गया, म्यूटेशन हो गया। क्रम बदल गया, है वो 6.6 लेकिन क्रम था CTAG, ATCG, CTAG, अब वो बदल के हो गया CTTG, ATTG, तो क्रम बदल गया, म्यूटेशन हो गया। या टाइप बदल जाए, कि भाई C की जगह G आ जाए, G की जगह C आ जाए, तो भी तो आइदर द चेंज इन नंबर, चेंज इन सीक्वेंस और चेंज इन टाइप, कुछ भी बदल जाए तो उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप अगर वो सही शुद्धता के साथ चीज़ों को उत्प्रेरित नहीं करेगा, गलती कर देगा, तो उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं, उत्परिवर्तन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है। इसके अलावा, इस बात के अलावा, प्रतिकृति के अलावा, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिकृति रेप्लिकेशन एक महंगी प्रक्रिया है। रेप्लिकेशन अपने आप में एक महंगी प्रक्रिया है। अतः डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो ये एक अपने आप में महंगी प्रक्रिया है। अतः डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो ये क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड ही है भाई, न्यूक्लियोटाइड ही है। हमारा जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ध्यान से सुन लो, न्यूक्लियोसाइड जब उससे फॉस्फेट लग जाता है तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर न्यूक्लियोसाइड किसका बना है? न्यूक्लियोसाइड बना है राइबोस शुगर का, पेंटोस शुगर का, और पेंटोस शुगर के बाद नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से बना है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अगर राइबोस शुगर है तो राइबो न्यूक्लियोसाइड है, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सीराइबो तो डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड से अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट उसके साथ अटैच है, दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता। ये ऊर्जा भी चाहिए, ये हमारा डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, 2 उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है।
इसके अतिरिक्त अवस्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्या काम कर रहा है? दोहरे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इसके अतिरिक्त अवस्तर की तरह काम करते हुए बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो पहली बात तो ये है कि ये ऊर्जा प्रदान कर रहा है। बहुलीकरण की प्रक्रिया में ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा यही दे रहा है। कौन दे रहा है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की तरह डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और हमारा साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और हमारा ATCG थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये सब के सब काम करेंगे सबस्ट्रेट की तरह, क्रियाधारी की तरह और डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक तो उसमें AMP, ध्यान से सुन लो, GMP, TMP और CMP के रूप में न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के रूप में DNA के रज्जु में असेंबल होंगे। तो ये ट्राइफॉस्फेट से क्रिया की शुरुआत हुई है, लेकिन DNA में जब जुड़ता है तो मोनोफॉस्फेट जुड़ता है, 2 किनारे के बॉन्ड टूट जाते हैं और वही बॉन्ड से जो एनर्जी निकली, उन्हीं बॉन्ड की एनर्जी की सहायता से DNA के ये पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है। रिएक्शन की शुरुआत में GTP, CTP, TTP और ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन अपने DNA के मॉलिक्यूल में उसमें मोनोफॉस्फेट होता है, 2 बॉन्ड किनारे के टूट जाएंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ATP की तरह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड उच्च ऊर्जा वाले होते हैं और ये टूटते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी की सहायता से यहाँ पे DNA के नए अणु का निर्माण होता है। ठीक है। तो एक तो इन्होंने दीवार बनाने के लिए ईंट दी, वो ईंट AMP, CMP वो सब जुड़े, और दूसरा इस ईंट को बनाने के लिए जो लेबर चार्ज चाहिए, लेबर भी इन्होंने ही दिया, 2 किनारे के बॉन्ड टूट गए। तो ये डबल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु DNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा जो रेप्लिकेशन है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए वो सेल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेल उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि DNA रेप्लिकेशन फॉल्टी हो जाए। DNA रेप्लिकेशन फॉल्टी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, नहीं हो सकता DNA रेप्लिकेशन फॉल्टी, वो बेकार हो जाएगी सेल। तो बिल्कुल शुद्धता के साथ ये काम होना चाहिए। तो अधिक शुद्धता के साथ प्रकृति के प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु DNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो खाली DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज से काम नहीं चलेगा, और भी एंजाइम्स चाहिए होंगे। लंबे DNA अणुओं के दोनों रज्जु एक साथ पृथक नहीं होते। एक तो पूरे का पूरा DNA मॉलिक्यूल एक साथ नहीं खोल दिया जाएगा, एक साथ उनको पूरे के पूरे को नहीं खोला जाएगा, केवल थोड़े हिस्से को खोला जाएगा, क्योंकि पूरे को खोलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा करके खोल लीजिए, उसमें उतना बना लीजिए, फिर आगे और खोल लीजिए, आगे और खोल लीजिए और बनाते चलिए। प्रतिकृति हेतु DNA कुंडलिनी छोटे छोटे भाग में खुलते हैं, जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। तो रेप्लिकेशन के लिए जो DNA खुल रहा है, DNA हेलिक्स खुल रहा है, प्रतिकृति के लिए DNA कुंडलिनी हेलिक्स छोटे छोटे भागों में खुलना है, तो छोटे छोटे भाग में खुलेगा, जिसे हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क या प्रतिकृति द्विशाख, ये देखिए द्वि बन गई, द्विशाखाएं, प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। DNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की ओर उत्प्रेरित करता है। तो DNA पे जब ये होने जा रहा है, DNA पे निर्भर DNA पॉलीमरेज बहुलक, DNA पे हमारा निर्भर DNA पॉलीमरेज बहुलकन, DNA पे निर्भर DNA पॉलीमरेज बहुलकन, DNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज
डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन या डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन केवल एक दिशा से 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की ओर उत्प्रेरित करता है। तो हमेशा डीएनए के मॉलिक्यूल की जो लेंथ बढ़ती है हमेशा वो 3rd प्राइम एंड से बढ़ती है। क्यों, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। यहाँ पे देखिए 3rd प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता, ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फेट मोइटी अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5वें नंबर के कार्बन से एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी है। फॉस्फेट अपने वाले न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन से फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पे 3rd कार्बन है और इस पे OH ग्रुप फ्री है, 3rd कार्बन है OH ग्रुप फ्री है, 5वां कार्बन और उससे जुड़ा है फॉस्फेट। यहाँ पे 3rd कार्बन और 3rd कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है। तो ये अपने से आगे वाले OH ये जो फ्री है इसके साथ एक एस्टर बॉन्ड और बना लेगा, तब ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ये लिंक होगा, जुड़ गया, बहुलक बन गया, और फिर ये आगे जुड़ गया, बहुलक बन गया। इस तरह से ये जुड़ते चले जाते हैं। फॉस्फेट अपने से आगे वाले से OH ग्रुप से और अपने वाले के 3rd कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है जी। तो हमेशा जब ये जुड़ता है डीएनए के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3rd प्राइम एंड से जुड़ता है, क्योंकि 3rd प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री है। तो जुड़ने के लिए उसको कोई ऐसी खूंटी या कुछ ऐसा तो चाहिए जिसको पकड़ के जुड़ जाए, जिसके साथ रिएक्शन करके जुड़ जाए। 3rd प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री होता है। इस वजह से हमेशा बहुलकन जुड़ने की जो प्रक्रिया है 3rd प्राइम एंड से होती है। तो 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की ओर ये आपका 5th प्राइम एंड है, ये 3rd प्राइम एंड है। तो 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की ओर ये सीरीज बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, इधर से जुड़ता रहेगा। आइए देखिए, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में, केवल एक दिशा 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की ओर उत्प्रेरित करता है। तो हमेशा जो ये पॉलीमराइजेशन होगा या डीएनए के रज्जु की जो लेंथ बढ़ेगी, लंबाई, हमेशा वो 3rd प्राइम एंड से बढ़ेगी। तो 5th प्राइम एंड, ये 5th डैश कह लीजिए, प्राइम कह लीजिए। ये 5th प्राइम और 3rd प्राइम क्या है, तो अपना आप शुगर के मॉलिक्यूल को याद करिए। शुगर के मॉलिक्यूल की नंबरिंग कार्बन एटम की, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और इससे लगा ये 5वां कार्बन है। इसके हिसाब से इसकी ये 5th प्राइम एंड हो गया, ये 3rd प्राइम एंड हो गया, ये हो गया, ये 5th एंड है, ये 3rd एंड है। इस हिसाब से इसकी 5th एंड 3rd एंड हम लोग बताते हैं। तो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में, केवल एक दिशा में, 1 मिनट होल्ड करो भाई। तो ये हमेशा 3rd प्राइम एंड से इलोंगेशन होता है। हमेशा जो नया रज्जु में नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा हमेशा 3rd प्राइम एंड से जुड़ता है। ठीक है जी। तो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की ओर उत्प्रेरित करता है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। तो ये कि यह हमेशा इलोंगेशन जो होगा 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की तरफ होगा। इसकी वजह से एक यहाँ पे जटिलता पैदा हो गई। क्या जटिलता पैदा हो गई समझिए। फलस्वरूप 3rd प्राइम एंड से 5th प्राइम ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृत सतत होता रहता है, क्योंकि हमेशा जब नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो 3rd प्राइम एंड से जुड़ेगा। इसलिए वो टेम्पलेट जिसकी की पोलैरिटी ध्रुवता 3rd प्राइम एंड से 5th प्राइम एंड है, ये वाला 3rd प्राइम एंड से 5th प्राइम एंड है, इस पे ये जो रेप्लिकेशन है, प्रतिकृतन, ये सतत है, लगातार है, रुकेगा नहीं। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड पे, दूसरे स्ट्रैंड पे क्या दिक्कत है? दूसरे स्ट्रैंड पे दिक्कत ये है, प्रतिकृति दूसरे स्ट्रैंड पे क्या दिक्कत है उसको समझिए अब आप। इससे एक हम लोग की जटिलता पैदा हुई। जटिलता क्या पैदा हुई कि 3rd प्राइम एंड से 5th प्राइम एंड ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृत सतत होता रहता है। ऊपर वो चला गया है, इधर बना लेता हूँ 3rd प्राइम एंड 5th प्राइम एंड, और ये नया जो बन रहा है वो 5th प्राइम एंड जो नया बन रहा है उसको देखिए, 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड, और ये सतत चलता रहेगा। ठीक, जबकि दूसरी लड़ी, और ये दूसरी लड़ी जो है उस पर समझो अब आप, दूसरी लड़ी पे क्या सीन है।
तो ये हमारा थर्ड, फिफ्थ, इस पे जो है सतत चल रहा, और दूसरी लड़ी जो है उधर है फिफ्थ और इधर है थर्ड, जबकि दूसरी लड़ी थर्ड प्राइम एंड से फिफ्थ प्राइम एंड ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर ये असतत होता। तो थर्ड प्राइम एंड से फिफ्थ प्राइम एंड ध्रुवता, जबकि दूसरी लड़ी थर्ड प्राइम एंड से फिफ्थ प्राइम एंड ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर ये असतत होता। दूसरी लड़ी भाई, एक लड़ी इधर की तरफ है और अपोजिट इधर की तरफ है, विपरीत होती हैं, एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो थर्ड प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम एंड ध्रुवता वाले टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृत सतत होता रहता है, जबकि दूसरी लड़ी थर्ड प्राइम एंड से फिफ्थ प्राइम एंड ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर ये असतत होता। तो दूसरी लड़ी की ध्रुवता अगर आप इधर से इस पॉइंट से, जैसे हम लोग इस पॉइंट से इधर की तरफ चले तो थर्ड प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम एंड, और दूसरी लड़ी में अगर इस पॉइंट से चलोगे आप तो ये फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड। इस वाले स्ट्रैंड पे ये डिसकंटिन्यूअस है, लगातार नहीं है। तत्पश्चात ये असतत रूप से संखेडित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए, आप पहले समझिए कि इस पे असतत क्यों है, इस पे सतत क्यों है। इस पे सतत इसलिए है कि जब इस पे रेप्लिकेशन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे लगेगा क्या, प्राइमर जो लगा उसमें ये थर्ड प्राइम एंड, तो प्राइमर इसके अपोजिट यहाँ पे फिफ्थ प्राइम एंड, यहाँ से थर्ड प्राइम एंड, ठीक है। एंटी पैरेलल लगेगा, प्राइमर भी एंटी पैरेलल लगेगा ना। थर्ड प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम एंड, ये बेटा आपको मैंने बताया कि ये क्या है, ये है शुगर के मॉलिक्यूल की ये ओरिएंटेशन। ये है हमारा फिफ्थ प्राइम एंड, पांचवा कार्बन, ये है हमारा थर्ड प्राइम एंड, थर्ड कार्बन। तो जब थर्ड प्राइम एंड इधर है अगर, और ये आप जानते हो कि ये एंटी पैरेलल होते हैं, तो इस वाले जो नया बनने जा रहा है उसका फिफ्थ इधर होगा, फिफ्थ इधर है थर्ड, और थर्ड पे OH ग्रुप फ्री है, तो इसको जुड़ने की संभावना, ये जुड़ता चला जाएगा यहाँ तक। और जहाँ पे ये जितना खुला था वहाँ तक जब ये जुड़ गया तो यहाँ पे क्या फ्री है, आखिरी में थर्ड एंड फ्री है। अब जैसे ये और खुलेगा तो थर्ड एंड फ्री है, उसको फिर से मौका मिल जाएगा और फिर से गाड़ी अपनी आगे बढ़ा लेगा। और जहाँ तक ये बन गया, जहाँ तक खुला था, फिर ये खुला, तो फिर आखिरी में थर्ड प्राइम एंड फ्री है, ये फिर ये सतत बनता चला जाएगा। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड पे आओ, इस वाले स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस क्यों है, इसको समझो। इसको अब आप समझिए कि इस वाले स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस क्यों है। ये था थर्ड प्राइम एंड, इधर आपका लगा प्राइमर फिफ्थ प्राइम एंड, ये थर्ड प्राइम एंड, ये जुड़ते चलेगा, यहाँ तक बन गया, आगे खुलेगा, उसको फिर से मौका मिलेगा, थर्ड प्राइम एंड फिर से खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका ये फिफ्थ प्राइम एंड है, यहाँ ये थर्ड प्राइम एंड है। अगर प्राइमर हम यहाँ लगाते हैं तो अगर प्राइमर यहाँ लगाते हैं तो इधर होगा थर्ड प्राइम एंड, यहाँ होगा फिफ्थ प्राइम एंड, तो इसको पीछे से जुड़ने का मौका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ टेम्पलेट है ही नहीं। और फ्री जोड़ने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ से इधर से जुड़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इधर उसको घर में कोई रिसीव करने वाला ही नहीं। आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो कोई वेलकम करने वाला तो हो, इधर कोई उसको पकड़ने वाला है ही नहीं, तो इधर से तो जुड़ ही नहीं सकता। अब प्राइमर यहाँ ना लग के प्राइमर यहाँ लगाया जाता एकदम बिल्कुल जड़ पे, फिफ्थ प्राइम एंड और थर्ड प्राइम एंड इसको हटा दीजिए, ये नहीं लगा। थर्ड प्राइम एंड अब ये इतना जुड़ता चला जाएगा, ऐसे ये जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि थर्ड प्राइम एंड पे OH ग्रुप खाली है, एक और जुड़ी न्यूक्लियोटाइड, फिर यहाँ थर्ड प्राइम एंड, फिर एक और जुड़ा, फिर थर्ड प्राइम एंड, फिर एक और जुड़ा, थर्ड प्राइम एंड, यहाँ तक आते आते जितना खुला था उतना बन गया। अब ये फिर से खुलेगा रेप्लिकेशन फॉर्म, पूरा एक बार में खुला नहीं, यहाँ तक खुला था, अब फिर से खुलेगा। जब फिर से खुलेगा तो इसको मिल रहा फिफ्थ प्राइम एंड, यहाँ वाले को खुलने को तो मिल रहा थर्ड प्राइम एंड जो इधर बन रहा, तो उसकी तो गाड़ी चल निकली, उसकी गाड़ी अब रुकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे फिर से दिक्कत कि वो फिफ्थ प्राइम एंड है तो बनेगी नहीं बात। अब उसको क्या करना है, उसको करना ये है, ये समझिए आप, दो कंडीशन आपकी यहाँ पे मैं बनाता हूँ। पहले पॉइंट में ये A पॉइंट तक खुला था, यहाँ तक ये बन गया, तो यहाँ पे थर्ड प्राइम एंड फ्री मिल रहा है, यहाँ पे फिफ्थ प्राइम एंड फ्री मिल रहा है A पॉइंट। अब अगली इसमें आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ तक बन चुके हैं A तक, अब ये B तक खुल गया, ये A पॉइंट है। यहाँ तक जब ये खुल गया तो इसको 3 फ्री मिला, ये आगे बढ़ जाएगी गाड़ी। लेकिन यहाँ पे इसको क्या फ्री मिल रहा है, फिफ्थ प्राइम एंड, यहाँ तक बना हुआ है ये। अब इसके आगे फिर नहीं बढ़ पाएगा, फिफ्थ प्राइम एंड से नहीं जुड़ सकता, तो यहाँ पे हमें फिर से एक बार प्राइमर लगाना पड़ेगा।
अब ये 5 प्राइम एंड 3rd, फिर ये टुकड़े में इतना बना, जितना खुला था वो टुकड़े में बना। ठीक, अब ये फिर से खुल गया, मानो अब ये खुल के सी पॉइंट पे आ गया। सी पॉइंट पे आ गया मतलब ए तक ये बना हुआ था, बी तक, और यहाँ पे अब 3rd है, अब ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। तो ए पॉइंट से ये एक टुकड़ा बना, बी पॉइंट से ये एक टुकड़ा बना, सी। अब यहाँ पे फिर इसको क्या मिल रहा है, ये 5th है, यहाँ पे इसको फिर से प्राइमर यहाँ लगाना पड़ेगा, हर बार प्राइमर लगाना पड़ेगा जब ये खुलता है। और तो यहाँ पे जब ये प्राइमर लगा तो यहाँ 3 and 3 मिला, अब ये फिर 3 से जुड़ के इतने टुकड़े में बनेगा। ये टुकड़े टुकड़े में बन रहा है, रुक रुक के बन रहा है। ये असतत है, क्योंकि जब भी ये खुलता है, खुलने पे इसको यहाँ पे 5th प्राइम एंड मिल रहा, 3rd प्राइम एंड नहीं मिल रहा। 5th प्राइम एंड से जुड़ ही नहीं सकता। हमेशा रेप्लिकेशन कैसे होता, 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की तरफ होता। क्यों होता? क्योंकि 3rd प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री होता है, इसलिए एक स्ट्रैंड पे लगातार हो रहा है और एक स्ट्रैंड पे रुक रुक के हो रहा है। जिस स्ट्रैंड पे लगातार हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड पे रुक रुक के हो रहा है उसको बोल रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग का मतलब लीड करना, आगे चलना। लैगिंग का मतलब जब आप किसी के साथ चल रहे हो, आप थोड़ा सा उस स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे, आप उसके पीछे पीछे चल लो, लैगिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हर बार प्राइमर लगाना पड़ रहा है, जितनी बार खुल रहा उतनी बार प्राइमर लगाना पड़ रहा। तो इस स्टैंड पे रुक रुक के हो रहा है। कंटिन्यूस किस स्टैंड पे हो रहा? कंटिन्यूस हो रहा हमारा 3rd प्राइम एंड से 5th प्राइम एंड वाले टेम्पलेट पे, यहाँ पे 5th और 3rd। तो कंटिन्यूस हो रहा आपका 3rd प्राइम एंड से 5th प्राइम एंड वाले पे, और डिसकंटिन्यूस किस पे हो रहा? डिसकंटिन्यूस हो रहा 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड पे। तत्पश्चात ये असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम DNA लाइगेज द्वारा आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो टुकड़े टुकड़े में बना, ये आपकी बुक में टुकड़े टुकड़े को बनना उसने इस तरह से दर्शाया। ये देखिए, ये असल में उसने ये दिखाया, ये एक टुकड़ा बना, ये एक टुकड़ा बना, ये एक टुकड़ा बना, ये लगातार बन रहा और खुलेगा। यहाँ फिर टुकड़ों टुकड़ों में ही बनेगा, बाद में टुकड़े जोड़ दिए जाएंगे। टुकड़े ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं ये टुकड़े, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये क्या है? इसे यहाँ सतत बन रहा, इधर सतत है, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, और इधर आपका असतत है, ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, आगे चलूँ तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है, यहाँ से पूछता है कि कौन सा लीडिंग कौन सा लैगिंग, पूछता है वो कौन सी पोलैरिटी, और वो टुकड़े जो बने बाद में कौन जोड़ देता, उसको DNA लाइगेज जोड़ देता। DNA पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। अब प्रतिकृति की, रेप्लिकेशन की शुरुआत किसने करी है? तो DNA पॉलीमरेज शुरुआत नहीं करेगा। प्रतिकृति DNA के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती। एक तो पहली बात यह है कि प्रतिकृतियों की शुरुआत DNA पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं करता। प्रोसेस की शुरुआत कौन करेगा? प्रोसेस की शुरुआत हेलिकेज करेगा। प्रोसेस की शुरुआत इसने नहीं करी है। प्रतिकृति DNA के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं हो जाती। दूसरा, ये जो इसकी प्रतिकृति की शुरुआत होगी वो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कहीं से भी हो जाए। पर्टिकुलरली साइट होती है जहाँ से इसकी शुरुआत होती, वो कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट। ई कोलाई के DNA में कुछ निश्चित स्थान है, तो प्रतिकृतियों की शुरुआत एक निश्चित स्थान से होगी। जहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल नामकरण दिया गया। तो जहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत होगी, रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, उन जगहों को हम क्या बोलेंगे? प्रतिकृति का स्थल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक DNA खंडों की प्राप्ति पुनर्योगक DNA विधि के द्वारा होती है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है। तो प्रतिकृति की शुरुआत कहीं से भी मुंह उठा के नहीं हो जाएगी। प्रतिकृति की शुरुआत प्रतिकृति का स्थल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होगी। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक DNA खंडों की प्राप्ति पुनर्योगक DNA विधि के द्वारा होती है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है। तो प्रतिकृति की शुरुआत एक पर्टिकुलर जगह से होती है, जिसको हम लोग ORI साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये कारण कि प्रतिकृति की शुरुआत के लिए ORI साइट रिक्वायर्ड है। प्रतिकृति की शुरुआत के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI साइट रिक्वायर्ड है। इसलिए इस कारण से
अगर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, पुनर्योगक डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम कोई दूसरा पीस जोड़ने जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने जा रहे हैं, पुनर्योगक डीएनए हम बनाने जा रहे हैं, तो हमें संवाहक की आवश्यकता होती है। भाई प्रतिकृति बन जाए उसके लिए ORI साइट चाहिए, ORI साइट चाहिए। ये कारण कि प्रतिकृति के लिए ORI साइट चाहिए, इस कारण से अगर जब भी हम rDNA बनाने जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने जा रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने के लिए भी हमको ORI साइट चाहिए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ORI साइट चाहिए। वहाँ पे ये आवश्यकता कौन पूरी करता है? ये आवश्यकता वेक्टर पूरी करता है, वेक्टर या संवाहक। संवाहक क्या करेगा? संवाहक ORI साइट को प्रोवाइड करवा देगा। संवाहक को अगर आप यूज़ कर लेंगे तो संवाहक ORI साइट की प्रतिकृति की शुरुआत करवा देगा। तो rDNA टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या पुनर्योगक डीएनए विधि में आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति, आवश्यक जो डीएनए खंड है कि रेप्लिकेशन उनका हो जाए, आवश्यक डीएनए खंड बन जाए। कैसे बन जाए? तो भैया उसके लिए ORI साइट चाहिए। ORI साइट चाहिए तो वो कमी किसने पूरी कर दी? वेक्टर ने पूरी कर दी। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगक डीएनए विधि के द्वारा होती है। आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति, ORI साइट की प्राप्ति रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वेक्टर यूज़ करते हैं और वेक्टर ORI साइट की प्रोवाइड करवा देता है। संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, तो वेक्टर ORI साइट की शुरुआत करवा देगा और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह काम करेगा, रेप्लिकेशन की शुरुआत करवा देगा। मूल की प्रकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में आप विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। बाकी उसने कहा यहाँ पे इतना काफ़ी है, आपने जान लिया, बस उतने से काम चला लीजिए, इससे हायर नॉलेज आपको हायर क्लास में दी जाएगी। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी नहीं है। रेप्लिकेशन के बारे में अभी हम ये कहें कि बहुत इलाबोरेट या बहुत परिष्कृत जानकारी हो, कह रहा पूर्ण जानकारी नहीं है। ससीम केंद्र की, सुकेंद्रकी में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एस अवस्था में होती है। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है वो किस फेज में बनती है? सेल साइकिल के एस फेज में बनती है। डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका चक्र विभाजन काफ़ी संभावित ढंग से होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन व सेल डिवीजन, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन चक्र काफ़ी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणता की स्थिति, अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुई तो बहुगुणिता पॉलीपोलाइडी का केस हो जाएगा। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही पढ़िए। तो हेलिकेज एंजाइम होता है, वो इसको काट देता है और यहाँ पे खोल देगा। हेलिकेज एंजाइम का नाम याद रखिएगा। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देता है और रेप्लिकेशन फॉर्क बना देता है ORI साइट पर। उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज स्लाइड करता हुआ आगे चलेगा और इसको टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करता हुआ 5th प्राइमेंट से 3rd प्राइमेंट की तरफ चलते हुए पॉलीमराइजेशन करेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और डीएनए का नया रज्जुक बन जाएगा। तो डीएनए के एक मॉलिक्यूल में एक पुराना रज्जुक, एक नया रज्जुक, और डीएनए के दूसरे मॉलिक्यूल में एक पुराना रज्जुक, एक नया रज्जुक। ये जो एफिशिएंसी है डीएनए पॉलीमरेज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड असेंबल कर सकता है। इसलिए 18 मिनट में इकोलाई के जीनोम को रेप्लिकेट कर देता है। 18 मिनट में इकोलाई के डीएनए को, जितना भी डीएनए उसको रेप्लिकेट कर देगा, जिसमें आपके 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है और हमेशा वो पॉलीमराइजेशन 5th प्राइमेंट से 3rd प्राइमेंट की ओर करता है। इस टेम्पलेट में ये वाला टेम्पलेट लीडिंग कहलाएगा, जिसकी की पोलैरिटी 3rd प्राइमेंट टू 5th प्राइमेंट है। इस पर सतत हो रहा है और दूसरे वाले पे असतत डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा। ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं और बाद में ये टुकड़े डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। इतनी ही बातें आपसे अलग अलग तरह से पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग को डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड मिल जाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ओके, चलिए
ये देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के एक यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो है कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता, दोनों स्ट्रैंड पे साथ के साथ हो रहा। क्वेश्चन है यहाँ पे, डीएनए कॉम्प्लीमेंटरी टू गिव डीएनए स्ट्रैंड वुड बी। अगर एक डीएनए स्ट्रैंड ये है तो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड पे क्या सीक्वेंस होगी? ए के अपोजिट क्या आएगा? टी, सी के अपोजिट जी, फिर जी के अपोजिट सी, टी के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट टी, सी के अपोजिट जी, ए के अपोजिट टी के अपोजिट ए, टी के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी, फिफ्थ प्राइम एंड से थर्ड प्राइम एंड, फिफ्थ प्राइम एंड से थर्ड प्राइम एंड। बिल्कुल ये भी देखिएगा, थोड़ी सी ये देखिएगा ट्विस्ट, क्योंकि इसके साथ इन्होंने फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड दे रखा है। एंटी पैरेलल बनाइएगा, एक की पोलैरिटी इधर और दूसरे की पोलैरिटी इधर। तो ये देखिए फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड थोड़ा सा इसमें लोचा है, देखते ही ना टिक कर दीजिएगा। फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड भी दिया, तो इधर इसने थर्ड प्राइम एंड दिया, इधर इसने फिफ्थ प्राइम एंड दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है। चलिए आगे, डीएनए replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis starts from a replication origin site. From there, DNA replication of bacterial chromosome, bacterial chromosome की bacterial में spherical होता है। DNA synthesis starts from a replication origin site. From there, the RNA primers are involved, moves in one direction, moves in bidirectional। तो moves in bidirectional, एक का इधर चलने लगेगा, एक का इधर चलने लगेगा। इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अरे भैया, डीएनए जो होता है बैक्टीरिया का सर्कुलर होता है। अब ये थोड़ा सा खुला, उसमें बन गया बबल, और इसमें शुरुआत हो गई रेप्लिकेशन की। तो इधर की तरफ भी चला, इधर की तरफ भी चला, दोनों तरफ से होता हुआ यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। मूव्स इन बाई डायरेक्शनल, ये देखिए ये बना हुआ, दोनों डायरेक्शन में चला और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो मूव्स इन बाई डायरेक्शनल। All of the following statement about DNA replication are true except DNA replication begin with RNA primer. Hydrogen bonds must be broken. DNA replication begins at the promoter. DNA replication प्रमोटर भैया हमारा ट्रांसक्रिप्शन में आता है। बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन सर्कुलर फैशन। वन ऑफ अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड मस्ट बी असेंबल्ड एज स्मॉल पीसेज इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस पीसेज। बिल्कुल ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन विद, पहले प्राइमर लगेगा, पहले प्राइमर लगता है आरएनए प्राइमर, उसके बाद डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते चले जाते हैं। ठीक है स्टेटमेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी ब्रेकन। ठीक है स्टेटमेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी डीएनए के रज्जु के एक दूसरे से अलग अलग होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन बिगन एट द प्रमोटर नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन बिगन्स एट द ओआरआई साइट। तो ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। उसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट गड़बड़ है, सी स्टेटमेंट गड़बड़ है। विच बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के संबंध में, प्रतिकृतियों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है, कथन है जो उसको सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा। मल्टीपल बबल्स फॉर्म इन अ डीएनए दैट प्रोसीड्स विद रेप्लिकेशन इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द बबल। सिंगल बबल फॉर्म्स इन डीएनए दैट प्रोसीड्स व्हेन रेप्लिकेशन इज सिंगल डायरेक्शन। DNA polymerase adds nucleotide to the each separated strand of DNA molecule at the replication fork, replicating two leading strands at one end of a bubble and two lagging strands at another one of bubble. Replication occurs at a single replication fork that replicates lagging and leading strand in the same direction. तो ये थोड़ा टिपिकल है क्वेश्चन, ये आपके बाउंस हुआ होगा, इसमें आपको समझने में लगेगी देर, लेकिन है क्या पूछ रहा है जी। What describes the process of DNA replication? Multiple bubbles form in the DNA that proceeds with replication in both directions from the bubble. तो ORI साइट बेसिकली कितनी होती है पूछा ये गया है, ORI साइट कितनी होंगी। ठीक है जी। तो multiple bubble form in the DNA that proceeds with replication in both directions from the bubble. मल्टीपल बन जाएंगे बबल, और बबल वहाँ से खुलेगा डीएनए,
दैट प्रोसीड्स विद रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन चालू हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन में चालू हो जाएगा फ्रॉम द बबल। इस वाले को टिक कर लीजिए आप, ठीक। और इससे पहले देखिए एक हम लोग छोड़ आए हैं, ये इस स्लाइड को देखिए आप, यहाँ पे थोड़ी सी इसको मेरा लेक्चर को रिकॉर्ड करके पॉज करके स्लाइड कैप्चर कर लीजिएगा। इसमें आपके प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की दी है कंपैरिजन। अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। भाई यहाँ पे मेम्ब्रेन तो है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म में होता है, ये न्यूक्लियस में होता है। सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट एक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए में एक ORI साइट है, देयर इज न्यूमरस ORI साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कई सारे हैं, कई जगह फॉर्म बन जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम, ये नहीं पूछा जाता आपसे, इसको हटा दो। डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये। रिपेयरिंग इज डीएनए पॉलीमरेज 1, गैप फिलिंग 2, ये सब भी हटा दो। आरएनए प्राइमर रिमूव द डीएनए पॉली, ये भी हटा दो। ये सब आपसे पूछा ना जाएगा, थोड़ा टिपिकल है, बीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। जो आपने याद रखना कि ORI साइट प्रोकैरियोटिक सेल में एक है, यहाँ पे ORI साइट कई सारी हैं, तो उसी से रिलेटेड वो जवाब था, इसलिए मैं इधर आया। तो ये जो जवाब इस बार वाला था, ये इसी से रिलेटेड है। जो भी हम लोगों ने आखिरी क्वेश्चन किया, मल्टीपल बबल्स फॉर्म इन द डीएनए दैट प्रोसीड्स विद रेप्लिकेशन इन बोथ डायरेक्शन। एक से ज़्यादा ORI साइट है, मल्टीपल बबल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है जी। इसको आप टिक लगा लीजिए, इसीलिए मैं वहाँ गया था कि आपको ये चीज़ दिखा दूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में एक ORI साइट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल है, तो वही बात है, मल्टीपल बबल फॉर्म हो जाएंगे, फॉर्क फॉर्म हो जाएगी। दैट प्रोसीड्स विद रेप्लिकेशन इन बोथ डायरेक्शन, उसमें दोनों डायरेक्शन में जो फॉर्क बनती है उसको भी समझो आप। ये फॉर्क जो बनी बेसिकली एक तरह की बबल है ना, ये सीन है उसका फॉर्क का। तो ये एक तरह का बबल बना है, इसमें इधर की तरफ और इधर की तरफ और इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों डायरेक्शन में बनने लगेगा। रेप्लिकेशन इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होने लगेगा। द रीजन एक्सप्रेस्ड एज पॉलीपेप्टाइड ऑन मैसेंजर RNA, रीजन एक्सप्रेस्ड एज पॉलीपेप्टाइड। ये तो अभी हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन का हमारा जवाब हो जाएगा। हालांकि ये कोडिंग सीक्वेंस हमारी एक्सॉन बनाती है, एक्सॉन है आंसर, लेकिन पहले हम लोग वो पढ़ लें। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस में बने थे, लीडिंग स्ट्रैंड में कि लैगिंग स्ट्रैंड में, लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने थे। तो छोटे छोटे टुकड़े बने, क्यों बने, क्योंकि वो 3rd प्राइम एंड पे ही कर सकता है इलोंगेशन। तो ये थे आपके रेप्लिकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, ओके। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी, मिलता हूँ ब्रेक के बाद ट्रांसक्रिप्शन में। थैंक यू।